दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको नई यूनिट पढ़ाने जा रहा हूं। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो अपना सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है, तो मेरी भी शीतकालीन अवकाश में छुट्टी है। तो अपन 2 वीडियो सुबह लगभग 10:15 बजे मैं आपको पीजी का जो भी अपना सिलेबस है उसका वीडियो डालूंगा, और शाम को जो 7:15 बजे, कभी कभार वो लेट हो जाता है, बाकी अपना एग्जैक्ट टाइम है वो 7:15 का है, तो उसमें वीडियो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो सुबह की जो क्लास होगी वो अपनी केवल पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो बहुत शानदार सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, और उसमें 10 नंबर की क्वेश्चन तो दोस्तों पिछली बार तक आते थे कि जब तक सिलेबस चेंज नहीं था, लेकिन अब की बार सिलेबस चेंज हुआ है, साइकोलॉजी को वहाँ से हटा लिया गया है, तो हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाएं, हो सकता है। वहाँ आईसीटी जोड़ी है, आईसीटी को भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। दूसरी बात, अपन पहले ये डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस में अपने पास में है क्या क्या, सिलेबस में सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे आज। और बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन केवल ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों अपन गेट का लेवल लेके चलेंगे, तो चाहे आपकी एनवीएस हो, चाहे केवीएस हो, चाहे ईएमआरएस की एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी गेट की एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी नेट की एग्ज़ाम हो, उसमें भी वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ज़्यादा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो देख लोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये अपना जो चैनल है वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पे ही रहेगा, क्योंकि इतना समय है नहीं किसी के पास में कि अपन ऐप को मेंटेन करें। अपन किसी प्रकार की कोई ऐप नहीं बनाएंगे, अपन केवल और केवल यूट्यूब पे सेवा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस की। सबसे पहला जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहली अपनी इसमें दे रखी है वो फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को अपन जैसी उपाध्याय की बुक से रेफर करेंगे, और मैथमेटिकल फिजिक्स को अपन जैन अयंगर की बुक से अपन प्रीफर करेंगे, जिसमें लाप्लास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो अपनी एमएससी प्रीवियस में एक छोटी सी किताब आती थी उसके ऊपर पर अपन प्रॉब्लमों को डिस्कस करेंगे, और वहाँ से ये पूरा सिलेबस अपन कर लेंगे। बहुत छोटा सा सिलेबस है, हैमिल्टोनियन है, पॉइसन ब्रैकेट है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बेसिक सी दोस्तों इसमें चीज़ें हैं जिसको अपन लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, फॉर्मुलिज्म, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉइसन ब्रैकेट है, पॉइसन थ्योरम है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है, एंड जैकोबी इक्वेशन है, ये सारी इसके अंदर हैं। और अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में जैसे टेंसर है, मैट्रिसेस है, फूरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसल एंड लेजेंडरी फंक्शन है, स्ट्रिंग फार्मूला है, और बेसिक ग्रुप थ्योरी है अपने पास में। ये तो मैथमेटिकल फिजिक्स में है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में मैंने आपको बता दिया डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉइसन ब्रैकेट है एंड पॉइसन थ्योरम है, और हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल एंड जैकोबी इक्वेशन अपने इस यूनिट में है दोस्तों। दूसरी जो यूनिट है दोस्तों वो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्टैंडर्ड है फर्स्ट ग्रेड में, ये उसकी दूसरी यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज एंड रेडिएशन फ्रॉम डाइपोल है, कंसेप्ट ऑफ वेवगाइड है, ये माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। रिटार्डेड पोटेंशियल है, लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल है, ब्रह्मस्टर लंग है, एंड सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन है, रिएक्शन फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये है। इसको अपन अपनी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है डेविड ग्रिफिथ की जो बुक है उससे अपन ये डिस्कस करेंगे। अपन ऊपर से पढ़ेंगे, अंदर की डिटेल भी पढ़ेंगे। आपको इन जो पोस्ट ग्रेजुएशन का और यूजी का जो सिलेबस है दोस्तों, यदि मेरे वीडियो आप अच्छे से देख लोगे, उनमें जो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो यदि अच्छे से कर लोगे तो आपको कहीं दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दूंगा, तो मैं उसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ।
तीसरी जो अपनी बुक है दोस्तों वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये अपनी तीसरी यूनिट है। इसको अपन जो लोकनाथन घटक की और एक बद्री प्रसाद शर्मा की भी बुक है उसको भी अपन प्रीफर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैंडर्ड फिजिक्स में। इसमें जैसे आइंस्टीन स्टैटिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल है, आइडियल बोस और फर्मी डिराक स्टैटिक्स है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है, गिब्स पैराडॉक्स है, लिवलियो थ्योरम है, लंडाउ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन है और लैंगविन थ्योरी है और फोकर प्लैंक इक्वेशन है। ये अपन इसमें डिस्कस करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस। चौथी यूनिट दोस्तों आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, आज इसी चौथी यूनिट से अपन स्टार्ट करेंगे, क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स को अपन डिस्कस करेंगे। वो अपनी जो अशोक दास की बुक है वो है, जेटली की बुक है, एस श्री वर्मा है, इन 3 बुकों से और कुछ जो अपने प्रॉब्लम्स आई हुई हैं गेट में और नेट में वो अपन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग इन ए सेंट्रल पोटेंशियल, पार्शियल वेव एंड फेज शिफ्ट एनालिसिस, आइडेंटिकल पार्टिकल एंड स्पिन स्टैटिक्स और WKB मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन है। बहुत सिंपल सी यूनिट है जिसको अपन स्टार्ट करेंगे क्वांटम फिजिक्स। ये अपन वहाँ से 5वें नंबर की जो यूनिट है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूजी का भी लगभग पूरा पोर्शन है और पीजी में भी जैसे क्लैंपिंग, क्लिपर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस एप्लीकेशन है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, एडर है, इंटरेक्टर है, इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, हाफ एंड फुल एडर सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप्स है, काउंटर एंड रजिस्टर है। ये अपन सारे डिस्कस करेंगे। राय चौधरी की बुक से अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे और अपनी जो CBH की बुक है वो तो अपन करेंगे ही करेंगे। छठी जो यूनिट है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन की वो एटॉमिक मोलिकुलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये अपनी है। इसमें क्वांटम स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम है, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा है, पाउली प्रिंसिपल है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ज़ीमान इफेक्ट है, पास्सन-बैक इफेक्ट है, स्टॉर्क इफेक्ट है, LS एंड JJ कपलिंग है और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है। ये तो अपने किस में आ जाएंगी, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में दोस्तों सेमीकंडक्टर स्टैटिक्स ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और इट्स टेम्परेचर है, रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म है, फोटो कंडक्टिविटी है, NMR, ESR एंड मोसबोर इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोस्कोपी अपने ये सिलेबस में है जिसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। और 7वीं जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो यूनिट है दोस्तों वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर सेल मॉडल भरना, वहाँ से स्पिन कैलकुलेट करना, क्वाड्रापोल मोमेंट कैलकुलेट करना, वो सारी बातें हैं। कलेक्टिव मॉडल है, इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मैटर है, मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, न्यूक्लियर स्कैटरिंग थ्योरी, PP एंड NP, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके है और गमाउ थ्योरी ऑफ अल्फा डिके है। ये 7 यूनिट, ये अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का जो स्टैंडर्ड है दोस्तों, ये 7 यूनिट है। और पहले जो आते थे वो 10 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 20 नंबर के ये क्वेश्चन आते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे पीजी में से, तो अपन को इस पीजी को छोड़ना नहीं है, सीधी सी बात यह है। बहुत साधारण सी नेट का अलग लेवल है और अपनी जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का है वो अलग लेवल है, लेकिन दोस्तों अपन ये जो 7 यूनिट है इनका नेट का लेवल ही लेके चलेंगे। और लगभग अपनी जो शीतकालीन अवकाश है उसमें ये कोशिश मैं करूँगा कि लगभग 15 या 20 वीडियो तक ये कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नहीं होगी तो अपन इसको चलाते रहेंगे, संडे स्पेशल क्लास कर देंगे, लेकिन अपन इसको कर लेंगे। और जो अपना 7:15 बजे वाला जो वीडियो है, शाम को जो वीडियो आता है दोस्तों, उसमें 11वीं क्लास अपनी यूनिट चल रही है, 12वीं की यूनिट भी चल रही है और वहाँ जो अपनी ग्रेजुएशन लेवल की जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो अपन कंटिन्यूसली बराबर उसको चला रहे हैं। तो आज देखिए अपन पोस्ट ग्रेजुएशन का नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, जिसमें आप देखिए सबसे पहले मैं दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स।
सबसे पहले अपन चौथी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स को। समझ में आ रही होगी बातें। क्वांटम फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है और चौथी यूनिट है क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स में सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की स्कैटरिंग होती क्या है। स्कैटरिंग अपन पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रिंग का मतलब अपन ने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ी है। कहने का मतलब लाइट का अपने पाथ से हट जाना, दैट इज क्या है, स्कैटरिंग है। और अपन ने ये भी देखो किस हिसाब से न्यूक्लियर फिजिक्स में भी अपन स्कैटरिंग पढ़ते हैं। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या है, तो मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखी A+B, और A+B एक पार्टिकल है, एक टारगेट है। A+B में ही रह गया, यानी ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल पोजीशन है। ये जो पोजीशन है वो दोस्तों इनिशियल पोजीशन है। और एक ये क्या है, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब है कुछ इवेंट यदि घटित हो गई, जैसे कुछ रिएक्शन हो गई, उस हिसाब से अपन देखें तो A+B का A+B रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो दोस्तों अपन इसको कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। क्या कहेंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्व्ड इसलिए है क्योंकि ये A+B है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मास में परिवर्तन हुआ ही नहीं है, तो यहां इसको अपन कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी एनर्जी कंजर्व्ड। क्या है दोस्तों, एनर्जी कंजर्व्ड है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इलास्टिक स्कैटरिंग। ये इनिशियल पोजीशन या ये फाइनल पोजीशन आफ्टर स्कैटरिंग, फाइनल पोजीशन आफ्टर स्कैटरिंग। ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन है दोस्तों, उसको ध्यान से अपन देखें। A+B का क्या हो जाएगा, A+B जो टारगेट और अपना पार्टिकल है वो C+D में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी यहां तो A का A था, B का B था, लेकिन यहां पार्टिकल क्या हो गए, चेंज हो गए, C और पार्टिकल किस में हो गए, D में हो गए। इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको अपन दोस्तों क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, कि इसमें पार्टिकल चेंज हो गए, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। बिकॉज मास विल बी चेंज, यहां बिकॉज मास विल बी चेंज, कि इसमें क्या हो रहा है, मास पार्टिकल का द्रव्यमान है वो परिवर्तित हो रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। ठीक है। तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है भाई, पहला कॉम्बिनेशन हो गया A+B का, A+B में परिवर्तन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि A+B है, A C में चेंज हो गया, B D में चेंज हो गया, यानी पूरे के पूरे पार्टिकल चेंज हो गए, मास चेंज हो गया, यानी एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन तो यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, मास विल बी चेंज, यानी इसको अपन स्कैटरिंग नहीं कहेंगे, इसको अपन न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। दूसरी बात क्या है कि A+B पार्टिकल है, A किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जिसको अपन ने स्टार से डिनोट कर दिया, तो ये क्या है, A*+B। A*+B, तो इस रिएक्शन को, इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। क्या कहेंगे, इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। और इन इलास्टिक स्कैटरिंग में काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व, यानी अपन कह सकते हैं कि एनर्जी है वो डज नॉट कंजर्व रह सकती है। A*+B। और चौथे प्रकार की जो दोस्तों रिएक्शन है वो A+B किस में परिवर्तित हो सकती है, जैसे A+B है वो C*+D में परिवर्तित हो सकती है, और कोई मोड भी हो सकता है, जैसे C*+D*, ये मोड भी हो सकता है। और C*, यहां पे अपन C* देखें तो C*D+E में भी टूट सकता है। ठीक है। तो ये जो तीनों प्रकार की रिएक्शन है, इनको अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड, क्या कहते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अपन पढ़ेंगे इनको,
कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है कि एक स्टेप इसमें पहले कोई टारगेट आता है, कोई टारगेट और उस पर इंसिडेंट पार्टिकल मिल जाते हैं, वो पेरेंट नाभिक बनाते हैं और फिर वो ब्लास्ट होती है, यानी अलग अलग नाभिकों में टूट जाती है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन इनको कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, स्कैटरिंग अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने 4 रिएक्शन लिखी हैं। A+B का A+B में चेंज होगी, यानी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, दैट इज इलास्टिक स्कैटरिंग। ये जो पोजीशन है वो सारी की सारी स्कैटरिंग ही है, क्योंकि पाथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन स्कैटरिंग में भी इसको अपन इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। फिर A+B C+D पार्टिकल चेंज हो गए, मास भी चेंज हो गया, यानी न्यूक्लियर, इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन कह देंगे कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, ठीक है। और दोस्तों A+B है, A कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यहां A* का मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ये किस में चला गया भाई, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो इसका मतलब इसका मास चेंज हो गया, ठीक है। तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होगी। इनइलास्टिक स्कैटरिंग में काइनेटिक एनर्जी है वो डज नॉट कंजर्व, कभी भी कंजर्व नहीं रहती है। और A+B चौथी प्रकार की जो कैसी रिएक्शन हो सकती है कि A+B इसमें पार्टिकल खुद भी बदल गए, ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए, यानी C*+D में आ गए, C*+D* हो गया, और C* टूट सकता है D+E में दोस्तों, इस हिसाब से टूट सकता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन हैं ये 2 स्टेप प्रोसेस रिएक्शन है कि भाई इसमें एक टारगेट होगा, एक इंसिडेंट पार्टिकल होगा, इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट साथ में मिलकर पहले पेरेंट नाभिक बनाएंगे और पेरेंट नाभिक बाद में क्या हो जाएगी, टूट कर डॉटर नाभिक और दूसरा कोई नाभिक बनाया जाएगा। तो 2 स्टेप प्रोसेस है। तो इसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको कहते हैं अपन कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन या कंपाउंड रिएक्शन इसको बोला जाता है। समझ में आई बात, ठीक है, कि भाई ये पार्टिकलों में ये चीज हो सकती है, ये नई चीज है जिसको आप लोगों ने हो सकता है कि कहीं डिस्कस नहीं किया हो। अब अपन बात करते हैं कि भाई स्कैटरिंग और कोलिजन, इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन कोलिजन, स्कैटरिंग भी क्या है, एक प्रकार का विचलन फ्रॉम, डेविएशन फ्रॉम द पाथ ऑफ द पार्टिकल, दैट इज स्कैटरिंग। और कोलिजन है, कोलिजन में भी क्या है, आमने सामने से टक्कर हो जाए चाहे पीछे से टक्कर हो जाए, वो भी एक प्रकार की क्या है, स्कैटरिंग। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड स्कैटरिंग। डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड स्कैटरिंग, डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड स्कैटरिंग, ठीक है। यहां दोस्तों A* है, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, A* है वो एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट को। और आपको पता है कि पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। तो अपन बात करें फॉर कोलिजन इंसिडेंट एंड टारगेट, for collision incident and target both particles should be स्ट्रक्चर पार्टिकल, यानी उनकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। दोनों, यानी कोलिजन में इंसिडेंट एंड टारगेट दोनों पार्टिकल हैं वो नेग्लिजिबल स्ट्रक्चर के नहीं होते या स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल नहीं होते हैं, वो स्ट्रक्चरल पार्टिकल होते हैं, यानी उनकी अपनी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ये बात किसके अपन कर रहे हैं, फॉर कोलिजन इंसिडेंट एंड टारगेट बोथ पार्टिकल शुड बी स्ट्रक्चर पार्टिकल, यानी उनकी कुछ न कुछ क्या होती है दोस्तों, स्ट्रक्चर होती है, नेग्लिजिबल स्ट्रक्चर के वो नहीं होते हैं। दूसरी अपन बात करें फॉर स्कैटरिंग, जस्ट इसका उल्टा, फॉर स्कैटरिंग अपन कहें तो अपन ये कह सकते हैं टारगेट पार्टिकल will be structure particle and incident particle structure
स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल, स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल विल बी स्ट्रक्चरलेस, इंसिडेंट पार्टिकल विल बी स्ट्रक्चरलेस, कि उनकी स्ट्रक्चर नेग्लिजिबल या न के बराबर स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। ठीक है, स्कैटरिंग मीन्स डेविएशन फ्रॉम इंसिडेंट डायरेक्शन, डेविएशन फ्रॉम इंसिडेंट डायरेक्शन। जैसे कोई पार्टिकल आ रहा था, ठीक है, सीधा आ रहा था, और जैसे कोई दूसरा पार्टिकल उसको दिखा तो या तो वो टक्कर करके डेविएट हो जाए या मतलब दूर से वो डेविएट हो जाए। इस हिसाब से उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, स्कैटरिंग कहेंगे। स्कैटरिंग में टक्कर करना जरूरी नहीं है, कोलिजन में भी टक्कर, आपस में पार्टिकल का एक दूसरे से टकराना जरूरी नहीं है, वैसे स्कैटरिंग में भी टकराना जरूरी नहीं है। लेकिन स्कैटरिंग का मतलब क्या है, जनरल सा स्कैटरिंग का मतलब है कि डेविएशन फ्रॉम द इंसिडेंट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब स्कैटरिंग है अपन जानते हैं, अपनी इलास्टिक स्कैटरिंग की अपन बात करें तो स्कैटरिंग दो प्रकार की, एक तो इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब है कि इसमें जो तीन जो भौतिकों के जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं, कौन कौन सी, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, टोटल एनर्जी, ठीक है, और दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, तीनों की तीनों क्वांटिटी क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, संरक्षित रहेंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इलास्टिक स्कैटरिंग में लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आ गई दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी प्लस और डिफरेंट टाइप की सारी एनर्जीज आ गई, तो कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी और गतिज ऊर्जा भी दोस्तों क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। और दूसरी जो स्कैटरिंग है वो क्या है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या है भाई, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, दूसरी टोटल एनर्जी, और ये दोनों तो क्या रहेंगी, कंजर्व रहेगी, लेकिन बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, कुछ न कुछ लॉस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ये बात आपको याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। यदि अपनी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि यहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कि इलास्टिक स्कैटरिंग में तीनों लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये तीनों कंजर्व रहेंगी, और इन इलास्टिक स्कैटरिंग में लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी, ये दोनों तो क्या रहेंगे दोस्तों, कंजर्व रहेंगे, दोनों में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा बिफोर स्कैटरिंग एंड आफ्टर स्कैटरिंग। और काइनेटिक एनर्जी में है कुछ न कुछ क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा। और इसमें अपन क्या करेंगे, फ्रॉम साई मोड स्क्वायर, अपन ने पढ़ा है साई मोड स्क्वायर, क्वांटम अपन यूजी की पढ़ रहे हैं साथ के साथ, तो वो अपन को क्या दे देगा, साई मोड नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल फ्रॉम साई मोड स्क्वायर, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कैन बी फाउंड, यानी साई मॉडुलस का स्क्वायर, यानी ये इसका मतलब क्या हो गया, साई स्टार साई, इससे अपन को क्या प्राप्त होगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कैन बी फाउंड। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब अपन दोस्तों अपन बात करें कि जब अपन स्कैटरिंग की बात करें तो जो पोटेंशियल स्कैटरिंग, क्योंकि यहां कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल स्कैटरिंग होगा, तो अपन जानते हैं कि जनरली जो पोटेंशियल है, याद रखनी है बात, जनरली पोटेंशियल है वो किस हिसाब से होता है, एक जैसे V इक्वल्स टू V प्लस V1 प्लस आइटा V2, V1 प्लस आइटा V2। इसमें ये जो पार्ट है दोस्तों वो क्या है, रियल, और ये जो पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी। ठीक है, पोटेंशियल वो दो प्रकार का होगा,
स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्लस ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जो है V, वो स्कैटरिंग, इससे अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्लस रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, या अपन इसको ये मान सकते हैं कि रियल इससे है और इसके जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इन न्यूक्लियर, इफ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑकर्स देन स्कैटरिंग फिनोमिना आल्सो ऑकर। अपन हमेशा ध्यान में रखेंगे क्या, इफ न्यूक्लियर रिएक्शन अकर, हमेशा याद रखना, यदि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, इफ न्यूक्लियर रिएक्शन अकर देन स्कैटरिंग फिनोमिना आल्सो अकर। ठीक है, और वी यूज रियल पोटेंशियल टर्म, स्कैटरिंग में हमेशा अपन को वी यूज रियल पोटेंशियल टर्म इन स्कैटरिंग फिनोमिना। We use real potential term in scattering cross section, क्रॉस सेक्शन। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो पोटेंशियल है वो स्कैटरिंग में दोनों प्रकार से काम आएगा, एक तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्लस न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पोटेंशियल में, इमेजिनरी पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन जब अपन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो अपन जो पोटेंशियल दोस्तों यूज करेंगे वो रियल पोटेंशियल टर्म यूज करेंगे। और यदि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो वहां स्कैटरिंग पक्का हो रही है, वहां स्कैटरिंग ऑटोमेटिक क्या है दोस्तों, वो हो रही है, इसका अपन को ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं कि भाई किस हिसाब से अपन क्या करें। अपना जो मेन टारगेट है इसमें स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस करना है कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या है, कैसे उसको डिनोट करते हैं, और टोटल क्रॉस सेक्शन क्या है। तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये जनरल बातें हैं। अब देखो बात अपन करते हैं दोस्तों कि अपन ने पढ़ा है न्यूक्लियर रिएक्शन में, अपन पढ़ते हैं ऐसा ही एक फिनोमिना है, मैं आपको बता रहा हूं कि अपने पास में कोई टारगेट, ठीक है, टारगेट है, और इस टारगेट पे अपन ने 0n1 न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई है। जैसे अपन न्यूक्लियर उसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिशन में नाभिकीय विखंडन में अपन पढ़ते हैं। अपन ने ले लिया कि जो टारगेट है अपना पोलोनियम है। क्या है दोस्तों, पोलोनियम है। अब इसमें से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल, तो इसके मैनी मोड अल्फा टू अल्फा निकल गया, फिर अल्फा और अल्फा निकल सकते हैं, 10 अल्फा निकल सकते हैं, 30 अल्फा निकल सकते हैं। ठीक है, मैनी मोड पॉसिबल, यानी मैनी मोड पॉसिबल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप न्यूट्रॉन की पोलोनियम पर बौछार करवाएंगे तो हमेशा बेरियम और क्रिप्टोन ही नहीं बनते, मैनी मोड पॉसिबल, बहुत सारे मोड पॉसिबल हैं दोस्तों। तो ये जो अपन बात करें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो ये जो इवेंट होगी वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हो गई। क्या हो गई, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम नंबर ऑफ इवेंट। वहां अपन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में है, 12वीं क्लास में ही है कि जब न्यूट्रॉनों की आप इस पे क्या करवाओगे, बौछार करवाओगे, तो अपने पास में 100 भी निकल सकते हैं, 1 भी निकल सकता है, 1000 भी निकल सकते हैं, 10 की पावर 6 भी, बहुत सारी मैनी अल्फा पार्टिकल रेडिएशन अपने पास में निकल सकते हैं। कहने का मतलब है अपन ने एक बार बौछार करवाई, लेकिन मैनी मोड विल बी पॉसिबल हियर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं, अपने पास में जो पोटेंशियल है, स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, ये अपने पास में कोई टारगेट है जिसका पोटेंशियल V है, बहुत ध्यान से समझेंगे अपन। और इस टारगेट पे मैं प्लेन वेव को इंसिडेंट करवा रहा हूं। किसको इंसिडेंट करवा रहा हूं, प्लेन वेव को। ठीक है, प्लेन वेव इस पे इंसिडेंट हो रही है। प्लेन वेव को अपन डिनोट करते हैं e टू द पावर आइटा k डॉट r। डॉट है, सिंपल r नहीं है, डॉट, इसलिए इसको अपन ने क्या कहा है,
प्लेन वेव। क्या कहा है दोस्तों? प्लेन वेव कहा है, e⁻k.r। इस टारगेट पे वो इंसिडेंट हो रही है और इस टारगेट पे इंसिडेंट हो गई, यानी ये अपना क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, यहां से मतलब इसको अपन मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है कि पार्टिकल सीधे ही निकल जाए। ठीक है, और कुछ पार्टिकल यहां भी, यानी इसको अपन मेजर इतने इतने भाग में अपन मेजर कर रहे हैं और मेजर के लिए अपन ने क्या लगा दिया दोस्तों? डिटेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? डिटेक्टर। अपन इसको क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को, क्योंकि पार्टिकल यहां से भी निकल सकते हैं, ऊपर से भी निकल सकते हैं, नीचे से भी निकल सकते हैं पार्टिकल। ठीक है, और ये जो टारगेट है यहां से, ये जो डिटेक्टर अपन ने लगाया ये r →∞ दूरी पर लगाया। अपन ने कहां लगाया? r →∞। ये जो है वो डिटेक्टर है। क्या है? और डिटेक्टर को अपन दोस्तों कैसे घुमा रहे हैं? ऐसे फाई एंगल पे अपन घुमा रहे हैं इसको, ऐसे राउंड कर रहे हैं। ये डिटेक्टर क्या कर रहा है कि ये प्लेन वेव इस पे आ रही है, ये अपना टारगेट है। टारगेट से हो सकता है पार्टिकल इधर स्कैटर हो गए, किधर स्कैटर हो गए। तो यहां जो पार्टिकलों का दोस्तों मेजरमेंट हो रहा है, अपन देखते हैं ये 3 डायमेंशन में मेजरमेंट हो रहा है कि चारों तरफ किधर भी पार्टिकल हो जाए। और 3 डायमेंशन में अपन ने मान लिया, अपन एक ऐसी मान लेते हैं कि ये जो अपना फिनोमिना बना ये थीटा कोण पर बना, और ये 3 डायमेंशन में है तो दोस्तों इसका कोण क्या हो गया? डी ओमेगा हो गया। इसका कोण क्या हो गया? डी ओमेगा हो गया। और ये क्या है? डिटेक्टर है। ये क्या है? डिटेक्टर है। अपन मान रहे हैं कि ये डिटेक्टर है, इसको डिटेक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेटेस्ट डिस्टेंस। ये r∈ है, वो क्या है? विद रिस्पेक्ट टू लेटिस डिस्टेंस। विद रिस्पेक्ट टू क्या है? लेटेस्ट डिस्टेंस है। इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे, बहुत ध्यान से, मैं फिर से आपको इसको बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझोगे इस चीज को कि भाई ये एक पोटेंशियल है, एक टारगेट है जिसका अपना पोटेंशियल है, और यहां से प्लेन वेव इस पे इंसिडेंट हो रही है। मैंने ऐसे बनाया है, n पार्टिकल्स, n प्लेन वेव्स है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। कैसे भी बना सकते हो? ये v पोटेंशियल है, v पोटेंशियल के बाद में मैंने यहां से क्या मान लिया दोस्तों? एक डिटेक्टर मान लिया जो क्या कर रहा है? पार्टिकलों को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और ऐसे ही एक डिटेक्टर को मैंने छोटे से एक एलिमेंट को डिफाइन कर दिया जिसका मेन ओरिजिनल पाथ से इसका कोण कितना है दोस्तों? थीटा है, और इसका ये कोण कितना है? डी ओमेगा है, और इसका एरिया कितना है दोस्तों? r² डी ओमेगा है। यानी ये जो कोण है वो ठोस कोण है। कौन है? ठोस कोण है। और यहां से पार्टिकल जा रहे हैं, और यहां से ये जो डिटेक्टर है वो r∈ दूरी पर रखा हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू लेटिस डिस्टेंस। किस रिस्पेक्ट में? लेटिस डिस्टेंस पे रिस्पेक्ट में रखा हुआ है। दोस्तों इस टारगेट को, ये जो डिटेक्टर है ये है डिटेक्टर, इसको अपन घुमा रहे हैं, चारों तरफ घुमा रहे हैं, यानी फाई कोण पर ये घूम रहा है। यहां से जो पार्टिकल किसी क्लोज पाथ से जब निकल रहा है तो उसको अपन ने फ्लक्स कहा है। तो यहां से जो पार्टिकल निकल रहा है दोस्तों, उसका मेजरमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से पर्टिकुलर कोण पे डायरेक्शन हो रहा है, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट फ्लक्स, एन अपॉन एफ। एफ का मतलब यहां फ्लक्स से, एफ का मतलब क्या है दोस्तों? फ्लक्स से है। इंसिडेंट पार्टिकल की फ्लक्स डेंसिटी है, क्योंकि डिटेक्टर है, और यहां से जो पार्टिकल है, यहां से जो प्लेन वेव है ऐसे जा रही है प्लेन वेव, वो यहां कुछ अनस्कैटर्ड, ये सीधी की सीधी चलेगी किसी कोण पर, तो इनको अपन क्या कहेंगे? अनस्कैटर्ड। क्या कहेंगे दोस्तों? अनस्कैटर्ड। और कुछ पार्टिकल इधर हो गए तो इनको अपन क्या कहेंगे? स्कैटर्ड। स्कैटर्ड 3 डायमेंशन में हो रहे हैं, तो यहां जो कोण है दोस्तों वो क्या है? डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा है, और यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो क्या है? r² डी ओमेगा। सॉलिड एंगल की डिफिनेशन अपन जानते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये यहां पर है कि पार्टिकल को अपन ने डिटेक्ट करने के लिए यहां पर अपन ने लगा दिया है, और ये क्या है? डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, एन अपॉन एफ। एफ है फ्लक्स, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अपन अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। अब ये तो एक पर्टिकुलर निश्चित कोण पर हो गया, इसलिए इसको अपन ने बोला डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। इसको दोस्तों अपन क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। लेकिन चारों तरफ हो सकता है ना, ये
ये तो चारों तरफ है। तो अपन एक पूरे इवेंट का मेजरमेंट करने के लिए डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोस्तों, और इसको अपन क्या कहेंगे, टोटल क्रॉस सेक्शन। इसको अपन क्या कहेंगे, टोटल क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गई बात कि ये कोई प्लेन वेव है, ये कोई टारगेट है जिसका पोटेंशियल दोस्तों क्या है, रियल पोटेंशियल का टारगेट है। अभी अपन ने डिस्कस किया है कि स्कैटरिंग प्रॉब्लम में जब भी अपन पोटेंशियल लेंगे, रियल पोटेंशियल लेंगे, यहां से कोई प्लेन वेव इस पे इंसिडेंट हो रही है, प्लेन वेव है वो इस टारगेट से हो सकती है कि सीधी निकल जाए। जैसे मान लो जैसे ये प्लेन वेव इस पे इंसिडेंट होगी, एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है ऊपर वाइब्रेशन करे तब निकल जाए। डिटेक्टर से अपन डिटेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसकी मेन डायरेक्शन से अपन ने थीटा कोण पर माना कि भाई यहां से जो सॉलिड पार्टिकल सॉलिड एंगल से निकल रहे हैं उसका एंगल क्या है, डी ओमेगा है। पार्टिकल निकल रहे हैं, 3 डायमेंशन मिल रखे हैं तो डी ओमेगा है, और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, आर स्क्वायर डी ओमेगा, और इसको अपन घुमा रहे हैं 0 से 2 पाई, यानी फाई कोण पर इसको अपन घुमा रहे हैं। तो यहां से सिग्मा टी टोटल कितना हो गया, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा एक निश्चित कोण पर है, जैसे मैंने इतना ही करिए काउंट किया, लेकिन ये तो पूरा है ना, पूरे स्पेस का चारों तरफ, तो उसका अपन ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा कैसे लिखें और ये कैसे लिखें। ये पूरे डिटेक्टर का है कि इस टारगेट के कारण जितने भी पार्टिकल डिटेक्ट होंगे उसको अपन करेंगे। और ध्यान से अपन यहां देखो क्षेत्रफल की अपन बात करेंगे तो अपन करेंगे, यहां आपको ये मानना है कि डिटेक्टर में पार्टिकल एज ए फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज इट इज इंफिनिटी डिस्टेंस। यहां पर क्या लिखेंगे, r टेंस टू इंफिनिटी। यहां अपन कहेंगे कि डिटेक्टर में पार्टिकल फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसकी तरह भाई, फ्री पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, फ्री पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बिकॉज इट इज इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द पोटेंशियल। अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये r टेंस टू अनंत डिस्टेंस पे है। ये बात आपको समझनी है। और इसको अपन क्या कहते हैं, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट फ्लक्स, यानी इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ये मैंने जेटली की बुक से आपको ये करके बताया, जेटली की बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। वहां से मैंने पढ़ा है कि e टू दी पावर आइटा का जैसे प्लेन वेव आएगी टारगेट के पास में, तो टारगेट में ऐसे डिटेक्ट करेगी, तो डी सिग्मा अपॉन डी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट फ्लक्स, इंसिडेंट पार्टिकल की फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी दोस्तों अपन जानते हैं आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। वहां से जान प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी अपन बोलते हैं। तो यहाँ एफ का मतलब कोई चीज नहीं है, दैट इज फ्लक्स। एफ का मतलब दोस्तों यहां पर क्या है, फ्लक्स है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां से एक चीज और आप याद रखेंगे कि यहां पर डिटेक्टर में एक तो क्या है, अनस्कैटर्ड वेव है, और दूसरी क्या है, स्कैटर्ड वेव भी है। तो यहां से जो लास्ट में जो वेव निकली, टोटल वेव निकली, उसमें 2 प्रकार के वेव फंक्शन होंगे, एक तो स्कैटर्ड और दूसरा अनस्कैटर्ड। क्योंकि उसमें कुछ प्लेन वेव है वो अनस्कैटर्ड निकल गई, तो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे कि साई है वो एक तो क्या है, साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। एक तो साई है वो साई इंसिडेंट की तरह है और एक साई स्कैटर्ड की तरह है। तो साई स्कैटर्ड है वो तो क्या हो जाएगी दोस्तों, मॉडिफाइड, ये तो परिवर्तित हो जाएगी क्योंकि स्कैटर्ड हो गई, और ये साई इंसिडेंट की क्या रहेगी, साई इंसिडेंट ही रहेगी। एक बार मैं इस डायग्राम को आप रखेंगे और मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, ये समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, नहीं आए तो आप इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे क्या किया है। ये मैंने इवेंट आपको इसको एग्जांपल लेने के लिए, क्योंकि ये सारे अपन जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, आप वहां से देखोगे तो एक मोड पॉसिबल नहीं है, मैनी मोड पॉसिबल है। यहां से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैनी मोड पॉसिबल ऐसे ये है कि भाई यहां स्कैटर्ड हो सकता है, यहां स्कैटर्ड, या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में देख लो, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए अपन पढ़ते हैं, वहां भी ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन यहां 3 डायमेंशन की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब दोस्तों देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, वो है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन अपन डेफिनेशन याद रखेंगे, कोशिश करेंगे कि याद रहे। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की है, द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, द नंबर ऑफ पार्टिकल
particle scattered, the number of particles scattered per unit incident flux, incident per unit incident flux per unit scattering center per unit scattering center per unit solid angle, पर यूनिट सॉलिड एंगल। यानी इसको अपन डिफाइन करें तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर क्या हो गया, डी एन बटे एन जे इंसिडेंट और क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। ये आ गया डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर जो अपन ने डेफिनेशन लिखी है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट फ्लक्स डेंसिटी यानी जे इंसिडेंट, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर एन, एन नंबर क्या है, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर, और डी ओमेगा क्या है दोस्तों, सॉलिड एंगल है। यहां से अपन बात करें, अभी अपन ने डायग्राम बनाया तो वहां से डिटेक्टर में जो पार्टिकल हैं उनकी संख्या यानी डी एन, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, निश्चित डायरेक्शन में है, ये मैं आपको और अच्छे से अभी इसकी डेफिनेशन में और लिखा दूंगा कि ये है क्या। तो देखो डीएन किसके समानुपाती है दोस्तों, एन। स्कैटरिंग सेंटर कितने हैं, अपन ने एक ही पोटेंशियल माना तो स्कैटरिंग सेंटर एक है, जे इंसिडेंट और डी ओमेगा ये अपन ने माना है। और यहां से अपन बात करें, इंप्लाइज दैट डी एन बराबर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा और एन जे इंसिडेंट और डी ओमेगा, और यहां से डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा कहां आ जाएगा दोस्तों, इसके नीचे आ जाएगा। और डी ओमेगा यानी सॉलिड एंगल है वो क्या है, डी ए अपॉन क्या है दोस्तों, आर स्क्वायर। डी ए क्या है, एरिया, और एरिया कितना है, क्योंकि डिपेंडेंसी है वो थीटा और फाई पे रहेगी नहीं, तो ये हो गया एरिया हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। आर पे तो डिपेंडेंसी रही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर, आर टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं पर, तो यहां से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहां से क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, साइन थीटा डी फाई को अपन काम में लेंगे, क्योंकि अपना जो डिटेक्टर है अभी मैंने बताया वो कितनी दूरी पर है दोस्तों, आर टेंस टू इन्फिनिटी पे है, तो रेडियल डिपेंडेंसी उसकी रहेगी नहीं। तो डी ओमेगा बराबर कितना लेंगे अपन, साइन थीटा डी फाई प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्षेत्रफल जो सॉलिड एंगल का आएगा वो है साइन थीटा और डी फाई, और यहाँ से डी सिग्मा डी ओमेगा बराबर क्या है, डी एन। ये कहाँ से आया, ये मैंने बता दिया कि डिटेक्टर में नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो किसके समानुपाती होंगे, एन जे इंसिडेंट डी ओमेगा, और यहाँ समानुपाती नियतांक डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा आ गया, एन जे इंसिडेंट। यहाँ से डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा करोगे तो ये सारी चीजें यही आ जाएंगी, और यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, यहां से अपन ये लिख सकते हैं क्या, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ये यहां से ये चीज अपने पास में आ सकती है, ठीक है। हाँ, अब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मैं आपको हिंदी वर्ड लिखा देता हूं, क्या है क्या, किसी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, किसी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, किसी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया में एक निश्चित कोण पर होने वाली, एक निश्चित कोण पर होने वाले पार्टिकलों की संख्या को मापना है, किसी प्रोसेस में कण कैसे व्यवहार करते हैं, या किसी प्रोसेस में कण कैसे व्यवहार करते हैं, उसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कहते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डी सिग्मा अपन कहेंगे। ये आपको यह है कि प्लेन वेव आ रही थी, पोटेंशियल वी था, पोटेंशियल वी से आधी तो प्लेन वेव अनस्कैटर्ड चलेगी और आधे पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए। तो पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए, देखो किसी
अब एक निश्चित कोण पर, ये एक निश्चित कोण पर ही मेजर करता है, पूरे डिटेक्टर के लिए मेजर नहीं करता। पूरे डिटेक्टर के लिए अपन को मेजर करना होगा तो अपन को डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरे सॉलिड एंगल के लिए। तो वहां से क्या आ जाएगा, कुल क्रॉस सेक्शन अपने पास में आ जाएगा कि भाई कितने पार्टिकल वहां से हुए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये समझ में आ गई होगी बात, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ये आ गई डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। अभी मैंने आपको बताया था यहां से अपन टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन को सिग्मा टी से डिनोट कर सकते हैं आप। सिग्मा का मतलब है क्रॉस सेक्शन और टी का मतलब क्या है दोस्तों, टोटल। और ये क्या है, दी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, दी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, दी टोटल नंबर ऑफ particles scattered per unit incident flux, per unit incident flux per unit time, into whole solid angle। और ये क्या है, सिग्मा टी, अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा और पूरे सॉलिड एंगल के लिए डी ओमेगा। और ये पूरा समेशन है, सिग्मा जो समाकलन का निशान है वो पूरे उसके लिए है, किसके लिए, पूरे स्पेस के लिए। और यहां से डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा अभी लिखा है अपन ने, डी एन अपॉन छोटा एन जे इंसिडेंट और डी ओमेगा। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। यहां जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है उसकी जो यूनिट है, यूनिट वो किसकी यूनिट है भाई, एरिया की, एरिया की, क्षेत्रफल है। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का वही यूनिट है जो किसकी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट है, डिफरेंट यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जे इन इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी, इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी। और एन क्या है दोस्तों, स्कैटरिंग सेंटर। एन क्या है, स्कैटरिंग सेंटर। या स्कैटरिंग सेंटर का मतलब क्या है कि टारगेट कितने हैं, अपन ने एक पोटेंशियल लिया है ना, तो स्कैटरिंग सेंटर का मतलब है टारगेट। एक है तो एक ले लेंगे, दो है तो दो ले लेंगे। तो छोटा एन तो क्या है, नंबर ऑफ टारगेट। जे इंसिडेंट का मतलब है स्कैटरिंग फ्लक्स इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी। और डी ओमेगा क्या है दोस्तों, सॉलिड एंगल। डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल डिटेक्टेड इन द डिटेक्टर एट ए पर्टिकुलर एंगल। और एट ए पर्टिकुलर एंगल है तब तो ये क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन अपन डिफाइन करेंगे। और पूरे डिटेक्टर के लिए अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल क्रॉस सेक्शन अपने पास में आ जाएगा। डेफिनेशन समझ में आ गई। एरिया आर की डिपेंडेंसी, क्योंकि डिटेक्टर है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो डी ओमेगा यहां पर अपन वैल्यू लेंगे तो दोस्तों क्या लेंगे, साइन थीटा डी फाई, क्योंकि सॉलिड एंगल की डेफिनेशन यही है, प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस अपन देखें तो रेडियस डिटेक्टर में एक निश्चित दूरी पर ही घूमेगा, यानी आर पे डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अपन ये काम में लेंगे क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, मिटा दें इसको। अब दोस्तों देखिए आगे, हाँ अब अपन बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था डिस्कस करेंगे, समझ में आ रही होगी बात। यूनिट डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की यूनिट वही है जो क्षेत्रफल की होती है, और एक नई यूनिट आएगी जिसको अपन कहेंगे बार्न, BARN। समझ में आ रहा होगा, बहुत शांति से यदि आप इसको पढ़ोगे तो बहुत आसान है, लेकिन अपन पढ़ते नहीं है कि पीजी कैसे होगी। 10 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे दोस्तों, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन 10 यानी 20 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के होंगे ही होंगे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी, हाँ नेक्स्ट बात क्या है, इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम, मैंने अभी बताया इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम में अपन क्या करेंगे, वी टेक द asymptotic
एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। क्यों लेंगे अपन? एसिम्प्टोटिक का मीन्स है वेरिएशन फ्रॉम, आर का वेरिएशन अपन कहां से ले रहे हैं? 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी। यानी यहां पर एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है अचानक, अपन को उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी घटित हो गया। एसिम्प्टोटिक मीन्स वेरिएशन फ्रॉम 0 to अनंत। क्योंकि डिटेक्टर है तो जब अपने पास में पार्टिकल है तब तो 0 डिस्टेंस पे है, और लेकिन उसके बाद में डिटेक्टर कहाँ? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। अपन ने अभी माना था, अभी किया था मैंने, ये डिटेक्टर था, यहाँ से ये प्लेन वेव आ रही थी, ऐसे प्लेन वेव e⁻k.r प्लेन वेव। दोस्तों ये प्लेन वेव है, ध्यान रखना है। और यहाँ से पार्टिकल अपन ने डिटेक्टर लगाया था, ये डिटेक्ट कर रहा था पार्टिकलों को, और इसमें कुछ पार्टिकल सीधे ही जा रहे थे और कुछ पार्टिकल यहाँ पर एंगल पर हो गए थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये r टेंड्स टू अनंत पर है, तो यहाँ पर जो वेव अब अपने पास में आएगी, जैसे साई की अपन बात करें तो दोस्तों r टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करें तो साई दो कॉम्बिनेशन, एक तो साई इंसिडेंट है और दूसरा क्या है? साई स्कैटर्ड है। एक तो अपने पास में क्या है? साई इंसिडेंट, और दूसरा क्या है? साई स्कैटर्ड। और ये कहाँ मिल रहा है आपको? ये कहाँ पर है? साई ये कहाँ? एट डिटेक्टर। ये जो मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? डिटेक्टर पे ये मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? एट डिटेक्टर, DECT डिटेक्टर, DETECTOR डिटेक्टर पे मिल रहा है। साई इंसिडेंट प्लस साई SC। साई इंसिडेंट तो अपन को पता ही है, यहां से साई R बराबर। अब इसमें भी दो बातें हैं, देखो e⁻k.r प्लेन वेव है, डॉट का मतलब ये दोनों है, प्लस यहां पर f थीटा फाई, और ये वेव लिख लिया होगा ऑफ वेव फंक्शन f थीटा फाई। और दोस्तों यहां पर क्या है? e⁻k.r, यहां डॉट नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, और बटे r। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके साथ में क्या लगा सकते हैं? एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी लगा सकते हैं। ये जो है वो तो क्या है? अनस्कैटर्ड यानी प्लेन वेव। ये साई आर यानी अपन को डिटेक्टर पे मिल रही है, ये तो क्या? अनस्कैटर्ड यानी प्लेन वेव है। ये इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए एम्पलीट्यूड या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। r टेंड्स टू कहां पर अपन बात कर रहे हैं? अनंत पे अपन इसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो ये फैक्टर है दोस्तों, ये वाला f थीटा फाई, इसको अपन बोलेंगे मॉडिफाइंग, इतना ही f थीटा फाई मॉडिफाइंग फैक्टर। क्या बोलेंगे? मॉडिफाइंग फैक्टर या स्कैटरिंग, क्योंकि स्कैटरिंग हुई है उसके कारण ही हुआ है, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसको अपन बोलेंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब आपको इसमें यह कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ए भी तो एम्पलीट्यूड है, तो मैं तो ये मान के करता हूं कि भाई ए लगाओ तो ठीक है और ना लगाओ तो ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? f थीटा फाई है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, या इसका तीसरा नाम है मॉड्यूलेटर फैक्टर, क्योंकि ये फंक्शन में क्या करता है? कुछ न कुछ चेंज कर देता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर फैक्टर होता है। दूसरा दोस्तों ध्यान से देखें अपन, इसमें तो डॉट है, ये तो प्लेन वेव को शो कर रही है, इसमें डॉट नहीं है। देखो k.r, इसमें डॉट लगा हुआ है, आपको ध्यान से देखोगे दिखाई दे रहा है, डॉट लगाया है मैंने, इसका मतलब ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, लेकिन यहाँ डॉट नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ नीचे, कि डिटेक्टर कहाँ है? अनंत दूरी पर है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि डिटेक्टर बहुत ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर होने के कारण थीटा तथा फाई की डिपेंडेंसी, क्योंकि भाई 3 डायमेंशन पर बात करेंगे तो थीटा है, तो बहुत दूर होने के कारण थीटा एंड फाई की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, थीटा तथा फाई की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी।
ठीक है, केवल रेडियल डिपेंडेंसी रहेगी, केवल रेडियल डिपेंडेंसी रहेगी। तो इसको अपन दूसरी, यानी इससे जो फ्लक्स निकलेगा इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, रेडिएटिव फ्लक्स फैक्टर भी बोलते हैं इसको। इस फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं, रेडिएटिव फ्लक्स फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको, रेडिएटिव फ्लक्स फैक्टर भी इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे इस फैक्टर को, ये तो ऐसा कैसा है, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि टारगेट पे जैसे ही वो आएगा तो कुछ तो अनस्केटर्ड वेव, प्लेन वेव के कुछ पार्ट बच गए और कुछ स्केटर्ड हो गए। तो यहाँ पर स्केटर्ड हुए उसमें देखो डॉट नहीं है, यानी वो वेव प्लेन वेव नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि डिटेक्टर बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे है, तो दूर होने के कारण थीटा और फाई की डिपेंडेंसी दोस्तों खत्म हो जाएगी, केवल रेडियल डिपेंडेंसी रहेगी। कहने का मतलब केवल r पे डिपेंडेंट रहेगा, और r पे डिपेंडेंट रहेगा तो इस फैक्टर को अपन बोलेंगे रेडिएटिव फ्लक्स फैक्टर। क्या बोलेंगे दोस्तों, रेडिएटिव फ्लक्स फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिएटिव फ्लक्स फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेडिएटिव फ्लक्स फैक्टर बोलेंगे। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। देख लो बहुत ध्यान से कि साई बराबर साई इंसिडेंट प्लस साई एस सी, ये ए एफ थीटा फाई ई टू द पावर आइटा के आर बटे आर, और ये जो है ये किसके कारण है, इसको कौन सा फैक्टर, मॉड्यूलेटिंग मॉडिफाइंग फैक्टर, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेटर फैक्टर, और डिटेक्टर बहुत ज्यादा होने के कारण थीटा और फाई की डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया, मिटा दूं इसको। अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, वापस में लिख रहा हूं साई, साई इक्वल्स टू अपन ने लिखा r टेंस टू अनंत पे या r बराबर इंफिनिट पे, a e टू द पावर आइटा k डॉट r प्लस a f थीटा फाई मॉड्यूलेशन फैक्टर, ठीक है, e टू द पावर आइटा के r और बटे क्या है दोस्तों, r। ठीक है, बहुत ध्यान से, ये अपन ऐसे लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां ये जो है ये है प्लेन वेव, किसको शो कर रही है, ये प्लेन वेव को शो कर रही है, और e टू द पावर आइटा के आर, e टू द पावर आइटा के आर बटे आर के कारण ये जो वेव है दोस्तों वो है स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव, या आप इसको ये भी कह सकते हो गिव्स स्फेरिकल, e टू द पावर आइटा के आर, इस टर्म के कारण गिव्स स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। क्योंकि वेव की बात चल रही है, तो वेव की बात चल रही है तो वेव फ्रंट्स अपन पढ़ते हैं कि वेव लाइक नेचर में ही अपन कहते हैं। ई टू दी पावर यदि प्लस आइटा के आर आता है तो इसका मतलब अपने से जा रही है, तो पॉजिटिव फॉर आउट गोइंग, और ई टू दी पावर माइनस आइटा के आ रहा है तो अपनी तरफ आ रही है, यानी माइनस फॉर इनकमिंग। हमेशा याद रखोगे कि पॉजिटिव तो किसके लिए है, यहां पर पॉजिटिव देखो ये है तो फॉर आउटगोइंग, और माइनस किसके लिए है, फॉर इनकमिंग अपन को लिखनी है। ठीक है, एक लाइन और, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल आर इंसिडेंट, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इंडिपेंडेंट ऑन एरिया, सो स्फेरिकल वेव is also independent on 1/r. नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट ऑन एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करते। सो स्फेरिकल वेव इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन 1/r। ये चीज अपन को यहां तक अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज के बाद में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो न्यूमेरिकल आता है, और उसके बाद में देखो क्या है, ये मैं वापस मिटा दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन
इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता भी। साई अभी अपन ने लिखा है, ठीक है, साई r टेंस टू अनंत, क्या लिखा है भाई, a e टू द पावर आइटा k डॉट r प्लस a f थीटा फाई e टू द पावर आइटा के r बटे r, ठीक है। इसमें एक ये साई इंसिडेंट है, ठीक है, और दोस्तों ये क्या, साई एस सी, साई स्कैटर्ड, ठीक है। साई इंसिडेंट बराबर कितनी होगी भाई, a e टू द पावर, इसमें ध्यान से अपन देखें तो इसको अपन खोल लें, तो इसको मैं मान लेता हूं k को k1 मान लेता हूं, k1 और r cos थीटा, और r cos थीटा को दोस्तों अपन मानते हैं z, इसको अपन ने मान लिया z, तो ये क्या होगा, a e टू द पावर आइटा k1 इंटू z। मैंने इस वेव के लिए जो प्रोपागेशन कांस्टेंट माना है उसको मैं क्या मान लिया, k1 मान लिया। ऐसे ही साई एस सी की अपन बात करें, साई स्कैटर्ड, तो क्या है, a बहुत ध्यान से अपन पढ़ेंगे, f थीटा फाई इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, e टू द पावर आइटा, इसको मैं मान लेता हूँ k2r, क्योंकि यहाँ तो डॉट है ही नहीं, तो प्रोपागेशन कांस्टेंट को अपन ने अलग अलग मान लिया, एक भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अपन ने k1 माना है, एक मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन अलग अलग मान लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाए। आगे अपन कर देंगे एक इनको, एफ थीटा फाई है, और अब अपन जानते हैं कि भाई फ्लक्स अपन को निकालना है, तो अपन निकालें तो जे इक्वल्स टू अपन जानते हैं माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ठीक है, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये अपन जानते हैं, या आइटा एच क्रॉस अपॉन 2 आइटा है, माइनस का चिन्ह यदि यहां से लिखा, जे इंसिडेंट की अपन बात करते हैं दोस्तों, या इसको अपन लिखें तो क्या लिखें, साई स्टार साई और वी, आपको याद हो तो मैंने लिखाया था वी साई मोड स्क्वायर, ये पढ़ा दिया मैंने क्वांटम में, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी, तो ये दो हो गए अपने पास में, एक तो इंसिडेंट और एक स्कैटर्ड। तो देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले जे इंसिडेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो जे इंसिडेंट इक्वल्स टू क्या है भाई, माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ये है साई स्टार डेल साई, ये है अपने पास में ए ई टू द पावर आइटा के जेड k1, तो अपन बात करें तो माइनस, और साई स्टार में ए तो दोनों में बराबर ए और ए स्टार, तो ये मोड ए स्क्वायर, जे इंसिडेंट बराबर क्या आ गया, माइनस मोड ए स्क्वायर आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ठीक है दोस्तों। साई स्टार ऐसा कैसा, ई टू द पावर क्या हो गया भाई, साई स्टार, तो माइनस आइटा k1 z, और एक अवकलन डेल साई है, तो क्या हो गया, आइटा k1 और ऐसा कैसा आ गया, ई टू द पावर आइटा k1 z, भाई साई स्टार, ठीक है, डेल साई का मतलब डेल साई अपॉन डेल जेड, तो जेड के सापेक्ष करेंगे तो आइटा k1 आ गया इधर, और ई टू द पावर आइटा k1 z आ गया, ठीक है, माइनस का निशान, साई साई ऐसा कैसा है, तो ई टू द पावर आइटा k1 z, और साई स्टार यानी अब इसका अवकलन करेंगे अपन, तो माइनस आइटा k और ऐसा कैसा माइनस आइटा k1 इंटू जेड। देखो ध्यान से, यहाँ इसको एक लाइन में और बढ़ाना चाहूँ जेड के लिए, इंसिडेंट के लिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ठीक है, साई स्टार यानी a ई टू द पावर आइटा k1 z का स्टार, ठीक है दोस्तों, डेल साई यानी डेल अपॉन डेल जेड, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, a ई टू द पावर आइटा k ई टू द पावर हाँ आइटा k1 z, ठीक है, और माइनस साई, तो a ई टू द पावर आइटा k1 z, और डेल साई यानी डेल अपॉन डेल z, और ई टू द पावर माइनस आइटा k1 इंटू जेड, ए आएगा यही। तो देखो a ये स्टार लग जाएगा, और ये खाली है तो यहाँ तो मॉड a का स्क्वायर आ जाएगा, आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m आ जाएगा, और इसका अपन अवकलन दोस्तों कर देंगे। यहाँ से ध्यान से आप देखो तो देखो बराबर माइनस मोड ए स्क्वायर आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, बहुत ध्यान से ये चीज समझ में आ गई होगी, डेल और डेल जेड है, डेल यहाँ पर डेल साई, साई स्टार
डेल साई का मतलब दोस्तों यहाँ है डेल अपॉन डेल जेड। अब कोई कहते हैं कि डेल अपॉन डेल जेड ही क्यों लिखा, क्योंकि जो अपनी डिपेंडेंसी है वो जेड कंपोनेंट पे ही है, एक्स और वाई पे है ही नहीं डिपेंडेंसी, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, जेड पे करेंगे, डेल और डेल जेड। तो यहाँ से आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, यहाँ से अपन देखें ध्यान से तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आइटा k1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 आइटा k1, क्या हो गया 2 आइटा k1 और j इंसिडेंट। अब देखो आइटा आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये दोस्तों क्या आ गया j इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी अपने पास में क्या आ गई, मोड a स्क्वायर h क्रॉस k और अपॉन क्या हो जाएगा m। ठीक है, ऐसे ही अपन बात करें अपने पास में स्कैटर्ड वेव ये रही, तो j स्कैटर्ड सेम टू सेम कोई चेंज नहीं है, बस क्या जाएगा दोस्तों मोड a स्क्वायर, ठीक है, f थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर, और यहाँ h क्रॉस k1 है सॉरी, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा h क्रॉस k2 अपॉन क्या आ जाएगा m, और ये r स्क्वायर, तो वो रहा r स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर अपने पास में आ गया, यानी मोड a स्क्वायर f थीटा फाई का होल स्क्वायर h क्रॉस k2 अपॉन m, और ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, और यदि r स्क्वायर के हिसाब से आपको निकालना है तो डेल का मान मैं लिख देता हूं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, डेल और डेल आर ये अपने काम में भी आएगा, ग्रेडियंट करंट डाइवर्जेंस पढ़ेंगे r कैप प्लस 1 अपॉन r डेल और डेल थीटा, ठीक है, थीटा कैप, और प्लस 1 अपॉन r साइन थीटा, 1 अपॉन r साइन थीटा, डेल अपॉन डेल फाई और फाई कैप। ये यहां से आपको इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां डेल का मान है, केवल r पे डिपेंडेंसी है तो केवल ये वाला फैक्टर ही काम करेगा, बाकी तो फैक्टर काम करेगा ही नहीं, क्योंकि r पे ये है, r पे वो है, r पे e टू दी पावर आइटा के r बटे r है, तो ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो जानी है, ये समीकरण नंबर 2 हो जानी है। अब देखिए आगे, इतनी सी बात समझ में आ गई, ये इसी के आधार पे अपन ने लिख दी है, और डेल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्योंकि यहां तो डिपेंडेंसी क्या है जेड पे है, तो अपन ने स्फेरिकल जो अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसमें डेल की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, डेल इक्वल्स टू आइटा डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल जेड प्लस के कैप डेल ओवर, ये डेल और डेल वाई और डेल और डेल जेड, तो अपन ने वहां से लिख दिया। ये आइटा के आर अपॉन आर है, स्फेरिकल वेव है, तो ये इस पे अपन निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा, ये यहाँ ये आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है, अभी अपन ने किया है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर क्या है भाई, डी एन बटे एन जे इंसिडेंट और डी ओमेगा। ठीक है, तो यहां से डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन एन जे इंसिडेंट, और क्या हो गया दोस्तों डी एन अपॉन डी ओमेगा, इसको अपन ऐसे लिख लिया। और n बराबर 1, यदि स्कैटरिंग सेंटर अपने लिए 1 हो तो n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन जे इंसिडेंट बटे डी एन अपॉन डी ओमेगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो चूंकि डी एन स्कैटर्ड में जो स्कैटरिंग जो एंगल निकले वो क्या है भाई, जे स्कैटर्ड इनटू एरिया, क्षेत्रफल डी ए, और डी ए मैंने आपको याद हो तो चित्र में मैंने बताया था आर स्क्वायर डी ओमेगा, क्योंकि डिटेक्टर है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो थीटा और फाई की डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो डी एन बराबर क्या हो गया दोस्तों, जे स्कैटर्ड इनटू आर स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, और यहां से इंप्लाइज दैट डी एन अपॉन डी ओमेगा बराबर क्या हो गया जे एस सी और इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी एन अपॉन ओमेगा आ गया, ये आ गया। ठीक है दोस्तों,
तो dn अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू यहां रख दें अपन। तो देखो नीचे इसको मिटा देता हूं, इंप्लाइज दैट क्या डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन जे इंसिडेंट और जे स्केटर्ड इंटू आर स्क्वायर। क्या गया? जे स्केटर्ड इंटू आर स्क्वायर। यहां से दोस्तों अपन वैल्यू पुट कर दें किस किस की, इंप्लाइज दैट डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, अपने पास में जी इंसिडेंट की वैल्यू है, जी स्केटर्ड की वैल्यू है, वो अपन रखें। तो देखो क्या क्या हो जाएगा। हाँ, अपने पास में सबसे पहले अपन वैल्यू रखें जे स्केटर्ड की, तो जे स्केटर्ड की वैल्यू रखें तो मोड ए स्क्वायर, ठीक है, एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है, एच क्रॉस के टू अपॉन एम, ठीक है, और इंच के नीचे क्या था आर स्क्वायर। ये तो होगी जे एस सी की, ठीक है, ये वैल्यू होगी, और इंटू आर स्क्वायर और बटे जे इंसिडेंट की वैल्यू पुट कर रहा हूं इसके नीचे। तो ये वैल्यू क्या थी जे इंसिडेंट की वैल्यू अपने पास में मॉडुलस ए स्क्वायर इंटू एच क्रॉस के वन बटे एन, ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू थी। अब देखो जो चीजें कट रही हैं उनको अपन काट देंगे। कैसे? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, ऊपर का ऊपर ही कट गया, एम नीचे है, यहां से एम कट गया, एच क्रॉस से एच क्रॉस कट गया, मॉडुलस ए स्क्वायर से मॉडुलस ए स्क्वायर कट। तो अपने पास में आ गया क्या? अपने पास में आ गया दोस्तों डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर एफ थीटा फाई का मोड स्क्वायर। क्या आ गया? एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर, और ऊपर बच गया K2 और नीचे बच गया दोस्तों K1। ये अपने पास में आ गया, K2 अपॉन K1 आ गया। इसका ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, और ये है वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ स्कैटरिंग। दिस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वैलिड फॉर एनी टाइप स्कैटरिंग। एनी टाइप स्कैटरिंग का मतलब चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो, उसके लिए ये क्या है दोस्तों? वैलिड है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अब अपन किसके लिए बात करें? फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग। तो फॉर इलास्टिक कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, तो इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब क्या है दोस्तों? K1 का मॉडुलस बराबर K2 मॉडुलस। तो यहां से डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार तो दोस्तों यही अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है, यानी डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा समानुपाती किसके हैं? एफ थीटा फाई जो मॉडुलेशन फैक्टर है उसके वर्ग के समानुपाती है। कई बार तो अपन से यही पूछ लेता है, ठीक है। डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ये फॉर्मूला एफ थीटा फाई आपको रट के रखना है, मॉडुलस स्क्वायर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा एफ थीटा फाई का ये स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो दोस्तों टोटल क्रॉस सेक्शन अपने पास में क्या हो गया? तो टोटल क्रॉस सेक्शन, तो टोटल क्रॉस सेक्शन हो गया सिग्मा टी इक्वल्स टू डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा और इंटू डी ओमेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? बराबर अपने पास में एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर और क्या हो गया? डी ओमेगा, और सिग्मा टी आपको पता है कि भाई डी ओमेगा क्या है? साइन थीटा डी फाई। तो दो इंटीग्रेशन एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर और क्या हो गया? साइन थीटा डी फाई। दोस्तों इसमें आपको ध्यान है कि पहली जो लिमिट है वो थीटा की लिमिट हमेशा 0 से पाई, और फाई की लिमिट हमेशा 0 से 2 पाई होती है। तो ये अपने पास में क्या आ गया? कुल क्रॉस सेक्शन। क्या आ गया? सिग्मा टी कुल क्रॉस सेक्शन आ गया अपने पास में, ठीक है। हाँ, यदि अपने पास में स्कैटरिंग आए तो आप हमेशा याद रखें कि इन स्कैटरिंग फिनोमिना नो नीड टू चेक द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऑफ गिवन वेव फंक्शन।
नो नीड टू कैलकुलेट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम नो नीड टू चेक द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट। और दोस्तों इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेट में आया हुआ है जो मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। हाँ, ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, साथ के साथ ही आप लोग भी इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लोगे। बाकी मैं चैप्टर खत्म होने के बाद में मैं बताऊंगा ही। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ है कि एफ थीटा फाई जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है समानुपाती वी। वी क्या है दोस्तों? पोटेंशियल है, विभव। क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं है। डी एफ थीटा फाई समानुपाती किसका है? वी पोटेंशियल है। इफ वी इज डबल्ड, वी को डबल कर दिया, देन एफ थीटा फाई क्या हो जाएगा? डबल। भाई वी को डबल कर दिया तो एफ थीटा फाई क्या हो जाएगा दोस्तों? डबल हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है देखो, हाँ, इफ v इज डबल देन फाइंड d सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। ये है क्वेश्चन कि एफ थीटा फाई है वो पोटेंशियल के समानुपाती है, मॉड्यूलेशन फैक्टर है। यदि v को अपन डबल कर दें तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कितना होगा? तो दोस्तों यहां से इफ v इज डबल देन एफ थीटा फाई इज आल्सो डबल। डबल हो गया तो यहां से अपन बात करें, ये डबल हो गया तो डी सिग्मा अपॉन डी, भाई डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा ये डबल हो गया तो क्या हो गया भाई? 4 टाइम्स हो जाएगा। ये डबल है, यदि v है तो इसके लिए एफ थीटा के लिए v कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। तो 2v हो गया तो ये क्या है? एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर। तो यहां से डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है बराबर ही लगा लो, समानुपाती क्या है। तो ये क्या हो गया? 2v का मॉडुलस स्क्वायर तो क्या हो गया? 4। तो कितना हो गया? 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, वापस आ सकता है क्योंकि एक ही सेकंड का क्वेश्चन है। क्योंकि अपन को जब फॉर्मूला पता है कि भाई एफ थीटा है वो पोटेंशियल के समानुपाती है, तो जितना ये उसके समानुपाती होगा ये इसका स्क्वायर है। यदि डबल कर दें हैं तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल कर देंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 3 9। इस हिसाब से अपन को क्या करना है दोस्तों? स्कैटरिंग की प्रॉब्लम के क्वेश्चन लगाने हैं। तो शीतकालीन जो अवकाश है लगभग 10 दिन का है, उसमें अपन सुबह 10:15 बजे अपना ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आज से ही अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से जल्दी अपन पीजी के सिलेबस को दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे आपके दोस्त जो लोग हैं जिन्होंने पीजी पढ़ी होगी, उन्होंने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीजी दोस्तों नहीं पढ़ी होगी, इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। सबको समान मैटर मिल जाना चाहिए, उसके बाद में कंपटीशन हो तो उसमें मजा ही कुछ और है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये चैनल हमेशा अपन फ्री रखेंगे, किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं लिया जाएगा। भविष्य में किसी प्रकार का कोई ऐप नहीं बनाया जाएगा कि भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। वीडियो हमेशा पब्लिक ही रहेंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फर्स्ट ग्रेड की हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का जो भी पोर्शन है दोस्तों, वो भी अपने इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों की हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो नौकरी लग सके। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।